अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतों, बरकतों और फजीलतों का महीना हम सब के दरवाज़ों पर दस्तक दे चुका है। जी हाँ, माह सयाम, माह मुक़द्दस, माह रमज़ान की आमद हो चुकी है। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट की सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत में। रमज़ान का महीना एक ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसका इंतज़ार हमें पूरा साल होता है। एक ऐसा पाक महीना जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ, जो हमारे लिए मशअल राह है। चलिए सब मिलकर आमद रमज़ान का इस्तकबाल करते हैं। मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। सहरी ट्रांसमिशन का अहवाल मैं आपको देती चलूँ। आप सब के लिए बहुत कुछ होने वाला है सहरी ट्रांसमिशन में। नात और तिलावत का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन साथ साथ आप लोगों को जगाने के लिए और थोड़ी सी एनर्जी आप लोगों के अंदर लाने के लिए हमारे पास कव्वाली, महफिल कव्वाली का भी एहतमाम होगा। उसके साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट होंगे, खुसूसी शख्सियात हमारे साथ हैं जिनकी खिदमात के ऊपर हम तबसरे भी करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ और इतना अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं सहरी ट्रांसमिशन के ज़रिए थोड़ी सी नेकियाँ बांट सकूं। और नेकियां बांटने का तरीका बहुत छोटा सा, सिंपल सा भी हो सकता है कि अगर आप किसी को कोई अच्छी बात बता सकें, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ नहायत काबिल आलिम दीन भी मौजूद होंगे। तो अपनी सहरी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाते रसूल मकबूल से। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे कि जो नात पेश करने हमारे पास यहाँ पे आई हैं वो हमेशा हमारे साथ होती हैं हर साल। राहत गाबा इनका नाम था, लेकिन अब ये है राहत कबीर। तो अब ये शादी के बाद हमारे साथ मौजूद है। मैं दुआ करूँगी कि आपका साथ हमारे साथ हमेशा कायम रहेगा। हमारे साथ मेहमानों का सिलसिला अब शुरू होने चाहता है और हमारे साथ जो सबसे पहले मेहमान हैं, मेहमान तो खैर हैं ही, लेकिन ये हमारे साथ हर सहरी ट्रांसमिशन में मौजूद होते हैं और हमारे कई सवालात के जवाबात इनके पास मौजूद होते हैं। इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की तालीमात के लिए इनकी काफ़ी खिदमात हैं। तो हमारे साथ हमारे आलिम दीन, हमारे मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको हम वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी बहन, आपकी तो आप खैरियत से? रमज़ान मुबारक हो आपको। आपकी बहुत मुबारक। कैसा लग रहा है आपको एक दफ़ा फिर सहरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन के? सबसे अहम बात कि अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने फिर एक रमज़ान अता फरमाया, और दूसरी सबसे रहमत के इस बाबरकत रात में ऐसे लोगों का साथ नसीब फरमाया जो अल्लाह उसके रसूल की खिदमत, दीन की खिदमत भी कर रहे हैं और फलाह का काम कर रहे हैं। तो लेकिन इस मौके पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपके साथ भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन शहरियार आसिम भाई जो मेरे बड़े प्यारे भाइयों की तरह हैं, उनकी याद भी बड़ी ताज़ा। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी याद आप कैसे भूल सकते हैं, इतने सालों का साथ है आप लोगों का। ऐसी बात, बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। इन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए जो खिदमात सरअंजाम दी हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती है। इनको कई अवार्ड से भी नवाजा गया है, हिलाल इम्तियाज़ और दीगर इनामात। ऐसी खिदमात सरअंजाम दी हैं कि मैं तो समझती हूँ कि ये हर वक्त दुआओं के साए तले रहते होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, ये हैं फाउंडर इंडस हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसा फील कर रहे हैं रमज़ान, आज पहली सहरी हमारे साथ? जी बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बरक़ात का महीना शुरू हो चुका है और बुज़ुर्गों का साथ है और अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो अल्लाह ताला जो है बिल्कुल एक नया सा जज्बा होता है, नई तहरीक होती है और शुक्र अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला ने एक और रमज़ान अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हम हमेशा यही सोचते हैं और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि हमें अल्लाह ताला हर साल ये बाबरकत महीना नसीब करे, क्योंकि हमारे अंदर एक अलग सा जज्बा होता है रमज़ान में ना, नेकियां करने का, लोगों की खिदमत करने का और नेकियां बटोरने का। एक्चुअली बिल्कुल जी। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं और इनके बारे में शायद आप लोग अच्छा खासा जानते ही होंगे, क्योंकि आजकल की दुनिया जो है वो सोशल मीडिया की दुनिया है और सोशल मीडिया ना हो तो अब हमारी ज़िंदगी में ना थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो हमारे साथ जो है इन्फ्लुएंसर एक मौजूद हैं,
इनका नाम है हिरा नज़ीर। ये फूड व्लॉगिंग भी करती हैं, मेकअप रिव्यूज़ भी देती हैं। तो इनसे आज हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महविश कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अपने बिजी रूटीन से आप कैसे आपने टाइम निकाला हमारे लिए? आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट बिल्कुल फैमिली की तरह है और अब ये साथ क्योंकि सेकंड ईयर का स्टार्ट हो गया है, लास्ट ईयर भी हम लोग साथ थे, तो बहुत अच्छा महसूस होता है जब अपने जैसे लोगों के साथ और इतना खूबसूरत आप लोगों की पूरा फैमिली जैसा माहौल है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चलें जी, मेहमानों से हम बारी बारी बात करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब से बात करना चाहूँगी। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इंडस हॉस्पिटल उन लोगों के लिए, वैसे तो सब लोग जानते ही हैं इंडस हॉस्पिटल की खदमात क्या हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, इंडस हॉस्पिटल के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जैसे कि इंडस हॉस्पिटल सबको पता है कि 2007 में एक हॉस्पिटल शुरू हुआ था कराची के अंदर, और जिस पर लोग यकीन नहीं कर सकते थे कि जी एक इतना क्वालिटी का काम और फ्री होगा और पेपरलेस होगा। और फिर 99.9% लोगों ने यही कहा था कि ये चल नहीं सकेगा, 1 महीना 6 महीना साल दिया था कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। 11 अगस्त 2025 को हम 18 साल के हो गए। तो एक हॉस्पिटल थे 15 हॉस्पिटल, और फिर प्राइमरी हेल्थ की क्लिनिक्स हैं 110 से ज़्यादा हो गई हैं, और मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, बोट हॉस्पिटल्स हैं, ब्लड सेंटर्स हैं, फिज़िकल रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं जहाँ आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं। और हम जो है ना कोई तकरीबन माहाना 5 लाख मरीज़ पूरे नेटवर्क में देखते हैं। माशाल्लाह, जी, वो कितना बिल्कुल बड़ा फ्री, काम। 1 रुपए के बगैर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस हॉस्पिटल में जो सहूलियात हैं वो इंटरनेशनल लेवल की हैं। जी, लाइक बिल्कुल। आप उससे मुकाबला कर सकते हैं उसका। तो हमने क्वालिटी का मेयार यही रखा था, क्योंकि पहले भी चैरिटी होती थी लेकिन वो ऐसी होती थी कि बस जो है कि बिल्कुल गैर मेयारी टाइप की या बिल्कुल बेसिक चीज़ थी। हमने ये सोचा इंसान सब बराबर है, बिल्कुल। तो हम कोई ऐसा निज़ाम बनाएं जहां हम अपना इलाज खुद करा सकें। क्योंकि हम तो चाहें कि हमारा इलाज दुनिया के बड़े बड़े अस्पतालों में हो, मेयो क्लिनिक में हो, और दुनिया के जहाँ भी हो, लेकिन और एक आम आदमी उसके लिए हम एक ऐसी जगह बना दे जहाँ न, तो इसलिए हमने और ये सिर्फ एक मफरूज़ा नहीं था, इसमें हमने अमल भी किया। तो हमारे अपने जो लोग थे उन्होंने अपना इलाज वहीं कराया। तो ये वैसे ही है कि अगर रेस्टोरेंट का मालिक अपने रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं ना, तो आप भी खा लें, बिल्कुल। तो बिल्कुल इलाज जैसा होता है। तो इसीलिए कोई इंसान, जैसे मैंने कहा, सब बराबर हैं। इंसान को जो अल्लाह ताला ने जो तफरीक रखी है वो दुनिया के इक्विलिब्रियम को रखने के लिए किया गया है। लेकिन ये सोच, ऐसी सोच होना भी बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। लोग ये समझते हैं कि जिस तरह से हमारे तबके डिवाइडेड हैं, तो ये तो डिज़र्व ही नहीं करता कि इसका अच्छी जगह इलाज हो, या ये तो डिज़र्व ही नहीं करता कि ये अच्छी जगह खाना खाए। तो ऐसी सोच होना भी बहुत बड़ी बात है। बस ये सब जो है ना हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, वालिदैन की दुआएं, उनकी तरबियत। तो मेरे वालिद साहब जो होते ना, तहज्जुद गुज़ार थे माशाल्लाह, और वो उनकी एक आदत थी कि वो दुआ बआवाज़ करा करते थे। अच्छा। अपने बहन भाई उनके बच्चों के नाम लेकर, अपने बच्चों के लिए। तो मैंने सारी उम्र उनके ज़बान से एक ही दुआ सुनी कि बारी को खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना, ना इज़्ज़त के लिए, ना शोहरत के लिए, ना पैसे के लिए, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। देखें, ये नाजरीन के लिए एक ज़िंदा एग्ज़ाम्पल है कि माँ बाप की दुआ आप लोगों के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप की दुआओं का ही नतीजा होता है कि आप किसी मकाम पर पहुँचते हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए कि न्यू सर्विसेज कुछ अगर लॉन्च की हो इंडस हॉस्पिटल की जानिब से। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जो कराची का हॉस्पिटल जो 150 से शुरू हुआ था, 300 का हुआ और 1 लाख स्क्वायर फीट पे था, अब तकरीबन 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट पे बन गया। एक बड़ा हॉस्पिटल है, ह्यूज। तकरीबन 1380 बेड का है। लाहौर का 600 बेड का हॉस्पिटल है। और जैसे मैंने कहा था, हम प्राइमरी केयर को अगर ठीक नहीं करेंगे तो अस्पताल बढ़ते रहना पड़ेगा। तो वो हमारी बढ़ती जा रही हैं। डायबिटीज़ के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो है ना हर तीसरा चौथा आदमी जो है ना डायबिटीज़ में है, मुब्तला है। अगर उनको अपने शुरू में कंट्रोल कर लिया तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, ना दिल की बीमारियाँ होंगी, ना गुर्दे ख़राब होंगे, ना आँखें ख़राब होंगी, ना फालिज होगा। तो एहतियात जो है ना, एहतियात इलाज से बेहतर है, हमेशा से है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस तरफ जाते नहीं हैं। तो मेरा तो हमेशा से यही होता है कि क्योंकि हमने जब शुरू किया था अस्पताल से शुरू किया था, लेकिन अंदाज़ा हुआ कि 70% मरीज़ ऐसे हैं जिनको अस्पताल में आना नहीं चाहिए, उनके अपने इलाके में घर के पास ही दे देना चाहिए। तो अब हमारी तवज्जो उसी तरफ ज़्यादा है, और दुनिया में वही जो ममालिक जो सेहतमंद हैं उनकी अप्रोच ही रही है कि उन्होंने प्राइमरी केयर को ठीक कर लिया, बिल्कुल एहतियात कर लिया। एहतियात का लोगों को कहा, अब जिस तरीके से हम अपना खाना खाते हैं और जिस तरीके से खुराक खाते हैं, और जिसमें घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और तली हुई चीज़ों का और सारी चीज़ों का। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये डायबिटीज़ का जिक्र किया, तो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता?
कंट्रोल किया जा सकता, बड़ी आसानी से किया जा सकता है, बस सिर्फ मुंह को ताला लगाना है थोड़ा सा। ये तो इतना बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तानियों के लिए तो स्पेशल। इतना भी मुश्किल नहीं है, बस हिम्मत देखें। बात ये होती है कि आपकी जो विल पावर के साथ और बहुत सारी चीज़ें हम भी इसी तरह से सबको अच्छी लगती हैं, सब अनफॉर्चुनेटली हमारा फूड। और आज इसके बाद पहले हम ग़िज़ाई करते थे, पहले हम चला करते थे। अब मसला ये हो गया कि हम एक स्टॉप पे भी जो है ना बस में वैगन में बैठ जाते हैं। बिल्कुल, अब तो आदत ही नहीं रही। इनफैक्ट न्यू जनरेशन तो इतनी ज़्यादा जल्दी थक जाती है कि आप उसको अपनी गाड़ी से लेके स्कूल के गेट तक ले जाएं तो वो थक जाते हैं। सही बात है, अपने बैग्स नहीं उठाते। सही बात है। एनर्जी लेवल लो गया। अच्छा, हमारे साथ हिरा है। हिरा, आप मुझे बताइए कि आपकी क्या मसरूफियत है? मेरी मसरूफियात, मैं एक इदारे के साथ काम कर रही हूँ जिसका प्रोजेक्ट है कराची मोबिलिटी का, उसमें एज एन जेंडर स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। साथ में मेरी कुछ पढ़ाई भी चल रही है। आई वाज वर्क डूइंग PhD, और अभी वो थोड़ा मैंने स्टॉप पे लगाया क्योंकि हमारी फील्ड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो पढ़ाई को साथ साथ लेके चलने के लिए मुझे लग रहा है PhD के लिए PhD itself is a very difficult task. बहुत डिफिकल्ट टास्क। How are you managing it? काफ़ी उसके साथ साथ जैसे ये सोशल मीडिया भी चल रहा है, तो ये 3 से 4 चीज़ों को टाइम बड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो मेरा शौक़ है वो आपको पता है वो सोशल मीडिया का है। तो मेरा ज़्यादा ये प्लान होता है जब मुझे वक्त मिलता है तो उसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया अपना हैंडल करती हूँ। उसमें फिर डिफरेंट हमारे लाइफस्टाइल भी है, फूड भी है, जो मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मेरी पसंद की चीज़ें होती हैं, तो वो शौक़ के लिए फिर आपके पास वक्त निकल ही आता है। अच्छा, आई बिलीव कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स स्पेशली वो 24/7 सोशल मीडिया पे होते हैं, लाइक उनको हर अपडेट देनी होती है, अदरवाइज आपका ग्रो नहीं करता कोई भी पेज जो होता है, कोई भी मीडियम होता है। ऐसा है? कह सकते हैं कि आपको अपडेटेड रहना है, रोज़ डेली कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा होता है, या कोई मीम्स आ रही होती हैं, या कोई ऐसी अपडेट्स होती हैं, कोई रील्स में म्यूज़िक आपका बहुत अपडेट हो रहा होता है, साथ में कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो साथ साथ आपको आगाही होनी चाहिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई भी सोशल मीडिया हो। अगर आप उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वो एकदम सडन आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ओके, सो कंसिस्टेंसी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रेंड्स को भी फॉलो करना पड़ता है। ट्रेंड्स एग्जैक्टली, उसके साथ साथ पॉलिसीज़ के साथ ये ट्रेंड्स भी इसके साथ इनकॉर्पोरेटेड आते हैं। ओके, तो ट्रेंड्स में आपको पता चलता है कि अब कौन सा ऐसा मवाद है जो ज़्यादा ऑडियंस देख रही है, पसंद कर रही है, और वो चाहते हैं कि आपके भी पसंदीदा इन्फ्लुएंसर्स। अच्छा, ये जो मवाद है ना, कंटेंट, ये इसके ऊपर बड़ी बहस हो सकती है, बिकॉज हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो आवाम देखना चाहती है हम वही तो दे रहे हैं। हाँ। और अक्सर ऐसा कंटेंट आता है जो देखने के काबिल भी नहीं होता, इंफॉर्मेटिव भी नहीं होता, और वही ज़्यादा वायरल हो रहा होता है। ऐसा है? होता ये है महविश कि एक जब हम एज बीन इन्फ्लुएंसर कुछ पोस्ट करते हैं ना, हमें नज़र आता है कि उस पर व्यूज़ ज़्यादा आए हैं या लाइक ज़्यादा आए हैं, लोगों की पजीर आए है, उसमें एक आपका सेल्फ कहना चाहिए सेटिस्फेक्शन उस मामलात में होती है कि जी ऑडियंस ये देखना चाहती है, मेरी ऑडियंस इस वाले कैटेगरी की है, दे वांट सर्टेन, अगर फूड है या लाइफस्टाइल है, उस लिहाज से फिर इंसान ज़्यादा फोकस करता है कि जो जिस टॉपिक पे रीच बढ़ गई है बस अब उसके पीछे लग जाना है। से देखा जाए ये वाला मवाद ज़्यादा होता है फिर। अच्छा जी, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि रोज़े की फजीलत क्या है? जज़ाकल्लाहु तआला फ़िद्दारिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है, और लाखों दुरूद व सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो अल्लाह के प्यारे हबीब और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। सबसे पहले आप तमाम जितने भी देख रहे हैं यहाँ बैठे हैं तमाम को रमज़ान मुबारक। आपको और सबसे अहम बात कि ये जो महीना है या ये जो मुबारक रातें हैं, अल्लाह ने इस महीने के बारे में कुरान में ईमान वालों से खिताब फरमाया, और अल्लाह ने फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे पिछली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए थे, लेकिन मकसद क्या था इस रोज़े का? वो ये था लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ। अब मालूम ये चला कि ये रमज़ान एक महीना ही नहीं, बल्कि आप इसको समझिए कि ये तरबियत और तरबियत के साथ उन मराहिल से गुज़रने का नाम है, जिसके बाद आपके अंदर वो पाइसनेस कह लें, या आप कह लें तक़वा कह लें, या आप कह लें परहेज़गारी पैदा हो जाती है,
जो 11 महीने तक आपको उन कामों से दूर रखने की कोशिश करती है जो गुनाह, ख़ता या ऐसे काम में जो अल्लाह उसके रसूल की नाराज़गी का सबब बने। तो कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई, इसमें अल्लाह साफ वाज़ेह फरमा रहा है कि जब तुम ये रमज़ान का महीना पाओगे तो तुम रोज़े जब रखोगे तो तुम्हें एक चीज़ मिलेगी और वो गारंटेड है, वो है तकवा। लेकिन तकवा तभी मिलेगा जब तुम उस पर वैसा ही अमल करो जो अल्लाह उसके रसूल ने बयान फरमाया। फिर इस महीने की आप फजीलत बयान फरमा रहे हैं, जैसे आपने शुरू में कहा, बताया भी था कि अल्लाह ने इस महीने में कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह खुद फरमा रहा है शाहर रमज़ान अलज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। सिर्फ कुरान ही नाजिल नहीं फरमाया, कुरान को जिस रात में नाजिल फरमाया उस रात की भी फजीलत बयान फरमाई और ये भी बताया कि ये कुरान जो उतरा है इसका मकसद क्या था, हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए। अब ज़रा गौर कीजिए कि रमज़ान, रोज़ा और कुरान का आपस में क्या कॉन्सेप्ट है या कनेक्शन है। देखिए अल्लाह ने एक जगह फरमाया अलिफ लाम मीम, यानी कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला हिदायत देगा उनको जो मुत्तकीन है। मुत्तकीन कौन? अब गौर कीजिएगा, जिन्होंने रोज़ा रखा होगा तकवा मिल जाएगा, तकवा जब मिल जाएगा तो हिदायत मिल जाएगी। तो मालूम ये चला कि जब आप रोज़े रखते हैं तो आपको तकवा मिलता है, तकवा मिलता है तो फिर आपको हिदायत मिलती है। तो ये वो महीना है। फिर अल्लाह के रसूल की हदीस है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये रात आती है, यानी आज जो सहरी की रात है जो आप कर रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जहन्नुम के दरवाज़े को बंद कर देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है और शयातीन को कैद कर देता है। सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त बात कही आपने। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। और अब मैं मौजूद हूँ हमारे किचन में, और किचन में हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी सी शेफ़ खदीजा इमरान। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। थोड़ी सी एनर्जी लाइए, क्या हो गया है? खाना बनाना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बनाने क्या वाली हैं आज? आज मैं बना रही हूँ, आज फर्स्ट रमज़ान है तो मैं बहुत हल्का सा कुछ मैंने बनाऊंगी। अच्छा, तो हल्का ऐसे कैसे हो सकता है कि रमज़ान है और कुछ हल्का बने? कुछ ना कुछ तो हैवी खाना होता है हमें, स्पेशली रमज़ान में। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना हैवी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको खाने को। आज मैं बना रही हूँ चिकन एंड पोटैटो ब्रेड रोल्स। ओके, ब्रेड रोल्स इन सहरी। जी जी, ये तो अफ्तारी का आइटम है। वेल, हो सकता है कि हमारी ख़वातीन अभी जो है ना वो रेसिपी सीख लें और आज की ही अफ्तारी में ये ब्रेड रोल्स बना लें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्या करना है सबसे पहले? हम लेंगे चिकन, श्रेड चिकन लेंगे और मैश पोटैटो लेंगे। और हम लेंगे प्याज, 1 कप प्याज लेंगे, कैप्सिकम लेंगे और हरी प्याज लेंगे और मोज़रेला चीज़ लेंगे। ओके, ये सब फाइनली चॉप? जी जी, फाइनली चॉप है। और हम इसमें के साथ जो हमारे मसाले हैं वो है चिकन पाउडर, चिली फ्लेक्स, नमक और पेपरिका पाउडर है और रेड चिली पाउडर है। अच्छा, ये बताएं ये कुकिंग आपने सीखी कैसे? क्योंकि आज के ज़माने में इस उम्र में जितनी मैं लड़कियों से मिलती हूँ वो ये कहती हैं भाई हमें कुकिंग नहीं आती है। आपको कैसे आ गई? मुझे शुरू से ही काफ़ी शौक था, समझे बचपन से ही शौक था। अच्छा। था कि इसको प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आना है, तो बस अब बना रही हूँ यहीं। चलें, हम ऑयल कौन सा यूज़ करें? क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ तो तेल डलता है। हाँ, हम जो है ये डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। जहाँ डालडा वहाँ ममता। डालडा कुकिंग ऑयल विटामिन ए, डी और ई से फोर्टिफाइड है, प्लस ओमेगा 3 and 6, मतलब हेल्थ भी और टेस्ट भी दोनों साथ साथ। डालडा ले आया रमज़ान स्पेशल पैक शानदार बचत के साथ। इतनी बचत हो रही है कि आपने ऑयल गिरा दिया है? थोड़ा सा गिर गया। अच्छा जी, ऑयल डाल दिया हमने। ऑयल को गर्म होने का ये मैं रख दूंगी ताकि थोड़ा गर्म हो जाए। ओके, और जब तक मैं जो है अपनी प्रेप वगैरह कर लूँगी। चलें, आप अपनी रेसिपी प्रिपेयर करें। बिल्कुल अपने किचन के अंदर से ही, बिकॉज हमारी जो शेफ़ थी उनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन हो गया था और सहरी में तो ख़वातीन को बहुत जल्दी जल्दी कुकिंग करनी होती है, तो मैंने सोचा मैं इनका थोड़ा सा हाथ बता दूँ। तो आप मुझे बताएं खदीजा कि कहाँ तक रेसिपी कंप्लीट हो गई? हमारे साथ हमारी मेहमान को भी हमने किचन में बुला लिया कि हाथ बटाएं भाई। मैं बिल्कुल तैयार हूं। मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने फिलिंग आपको बता दी थी, ये सब पूरी हो चुकी है। ओके। उसके बाद हमारी रिजल्टिंग जो है उसकी क्रम्स है और एग वॉश है और ये ब्रेड है, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर फिलिंग करके और ये कोट करा है सारा। तो ये तो जस्ट अब फ्राइंग रह गई है और फ्राइंग होगी हमारे डालडा कुकिंग ऑयल में, जहाँ ममता वहाँ डालडा। ओके, बी केयरफुल, ऑयल के साथ हमेशा से केयरफुल रहना चाहिए। ओके। अच्छा हिरा, आप करती हैं कुकिंग? मैं कुकिंग करती हूँ।
अच्छा। और कंपैरेटिवली अगर आप पूछेंगे कि कढ़ाइयाँ और वो वाले सिस्टम नहीं, लेकिन इन कंपैरिजन टू जैसे स्नैक आइटम हो गए, जैसे ये ब्रेड रोल्स हो गए, आज मैं सीख के जाके बनाने वाली हूँ इफ्तारी में। अच्छा, मतलब बहुत इजी रेसिपीज आप ट्राई करती हैं जो जल्दी बन जाती हैं। हाँ, टाइम की कंजम्पशन बड़ी इम्पोर्टेंट है। और आजकल की जिस तरह की सारी लेवल्स हैं सबके की बड़ी मसरूफियात होती हैं, तो उसके लिए बेस्ट है थोड़े कम टाइम में और जल्दी से जो बन जाए और मज़ेदार भी लगे। जैसे कि ये बहुत टेम्पटिंग लग रही है। टेम्पटिंग तो लग रही है, लेकिन आप मुझे बताइए शेफ, क्या इसको खाने से प्यास तो नहीं ज़्यादा लगेगी? नहीं, आप ये अफ्तारी में बना सकते हैं, अफ्तारी के लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ना। बच्चे क्या बड़े भी, ये हमारे लिए टेम्पटिंग है। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि बिरयानी एक ऐसी डिश है जो कराची की हर खातून को बनानी आती है, तो आप दोनों में से ट्राई किया है कभी किसी ने बिरयानी बनाना? बिरयानी जो बना रहा हो तो उसकी हेल्प आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा बार ट्राई किया। अच्छा, ओके। और उसके जो सारे आपके प्याज और ये सारी चीज़ें गार्निशिंग के लिए, अच्छा गार्निशिंग पे मेरा शायद ज़्यादा फोकस होता है। ओके, अगर आप पूछेंगे प्रेजेंटेशन के ऊपर कि पहले देख के हम खाते हैं उसको और फिर उसके बाद कंजम्पशन देख के अच्छा लगेगा तभी खाने का दिल चाहेगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मुझे बताएं कि फूड ब्लॉगर्स हैं वो तो जगह जगह की बिरयानी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। आजकल तो कोई पिंक बिरयानी भी आ गई है, नली बिरयानी, और दुनिया की हर तरह की बिरयानी, मतलब बिरयानी के ऊपर हलीम डाल के भी एक वेरिएशन है। तो आपने कुछ इस तरह के ब्लॉग्स बनाए हैं या ब्लॉगिंग की है? मैं वैसे इतनी ज़्यादा वेरिएशन से थोड़ा दूर रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो मेरे ऑलरेडी टेस्ट बड डेवलप्ड हुए हुए हैं और जो मशहूर हमारी कराची की बिरयानी तो हमारी स्पेशलिटी है, तो उसको मैं ऐसे स्पॉइल नहीं करना चाहती कि मैं जाके हलीम डालूं या उस पर इस तरह की कोई चीज़ डालूं। तो आई एम काइंड ऑफ दैट पर्सन जो स्पेसिफाई रहता है जो मशहूर चीज़ है उसी को ट्राई करना। अच्छा, जो मशहूर चीज़ है। अच्छा, मशहूर तो ये वाली हलीम वाली बिरयानी भी हुई थी, लेकिन कभी ऐसा होता है कि चलें यार दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रिव्यू हम खा के देख लेते हैं? अगर रिव्यू के लिए खा के भी देखते हैं तो आगे से ये होता है सच्चा रिव्यू देना है। हाँ, उसमें कोई ये नहीं करना कि जी बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, और जब कोई खा के देखे तो उसको लगे कि ये क्या कर दिया। पेड रिव्यूज नहीं दे रहे। और आजकल तो ऐसा ट्रेंड हो गया है पेड रिव्यूज का कि कोई प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल की भी नहीं है, उसकी इतनी एंडोर्समेंट करेंगे, उनकी इतनी सेल्स हो जाएंगी, लेकिन उस प्रोडक्ट का कोई फायदा एक्चुअली होता नहीं है। और मेजॉरिटी आजकल इन्फ्लुएंसर्स यही कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड ठीक है या नहीं है? मेरा तो ज़मीर इसकी इजाज़त नहीं देता। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे सारे जेन्युइन आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, मैं पेड रिव्यूज़ ज़्यादा नहीं करती। चलें ठीक है, अगर आपको जेन्युइन रिव्यूज़ देख रहे हैं तो आप हिरा को फॉलो कर लीजिए, आपके फॉलोअर्स की लिस्ट में इजाफा होने वाला है। होने वाला है। थैंक यू। अच्छा शेफ जी, आप कितनी खामोश हैं, क्या आप नहीं व्लॉगिंग या ब्लॉगिंग करती हैं? नहीं, मैंने वैसे कभी की तो नहीं है, इतना शौक नहीं है मुझे। अच्छा, शौक नहीं है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जिन लड़कियों को शौक होता है, वैसे तो आपने पढ़ा हुआ भी है ना, मतलब आप सिर्फ शौकिया कुकिंग नहीं कर रही, नहीं, तो लड़कियां कर रही होती हैं? नहीं, बहुत कर रही होती। मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें तो मीडिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो बहुत ज़्यादा लोग मेरे साथ के हैं जो वो मतलब इन्फ्लुएंसर है, व्लॉगिंग करते हैं, मुझे सब बोल बोल के थक जाते हैं कि तुम भी कुछ करो, तुम भी कुछ पेज पे डालो, तुम तो शेफ़ हो, तुम्हारा नाम होगा, ये होगा। तो मुझसे पता नहीं क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इरादा करें, आज से आप इरादा करिए। इंशाल्लाह मैं जाके टैग करने वाली हूं उनको। हाँ, हम एक दूसरे को टैग करते हैं। चलिए, आज से जो है ना खदीजा का सोशल मीडिया जो है वो एक्टिव होने वाला है, और ये भी एक फूड ब्लॉगर बनने वाली है। ओके जी, हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है, डिश आउट हम बाद में करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन। बेजुबान को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को वो फिर कुरान देता है, बख्शने पर आता है जब वो उम्मत के गुनाहों पर, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। आप सबको एक दफ़ा फिर हमारी सही ट्रांसमिशन में खुशामदीद। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से हम अपनी बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इंडस हॉस्पिटल के जो अखराजात हैं वो किस तरीके से मैनेज होते हैं? जो इंडस हॉस्पिटल का जो बुनियाद है वो अल्लाह पे यकीन पे है, और यकीन यहाँ से है कि अल्लाह करेगा, और अल्लाह करता है, और अल्लाह ने साबित करके दे दिया। पहले जो यकीन नहीं था, तो ये तमाम जो लोगों की ज़कात, सदक़ात, खैरात उसके ऊपर चलता है। हुकूमत की तरफ से भी, सिंध हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी सहूलत आती है, और काफ़ी एक कसीर रकम
वो डोनेशन में देते हैं। अब हमारे मेजर पार्टनर वो भी हैं। अच्छा, यानी और सिंध हुकूमत की आपको अच्छी सपोर्ट है? जी जी बिल्कुल। ओके। और वो जो है ना उसके अलावा जो पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, वो सब वो देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त भी कुछ 70% जो पैसा है वो पाकिस्तान से रेज होता है माशाल्लाह, और 30% बाहर से होता है। तो यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जो है और यूरोप के शहरों के अंदर सब जगह हम रजिस्टर्ड चैरिटी जहाँ भी हम जाते हैं वो लोकल कवानीन के हिसाब से अपने आप को रजिस्टर करते हैं और उसी हिसाब से करते हैं और बैंकिंग के ज़रिए से ही हम उस पैसे को मूव करते हैं ताकि जो है ना क्रेडिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह इंडस की एक इस्टेब्लिश हो चुकी है और वक्त के साथ ये खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे इस साल का बजट जो है ना 61 अरब रुपए का है, 61 बिलियन रुपीज़। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। जी जी। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से जो पाकिस्तान में हैं या जो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो प्लीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें इंडस हॉस्पिटल को, क्योंकि इससे ज़्यादा रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी तक नहीं देखी है जो इतने थोड़े से वक्त में उसने इतना ग्रो किया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, देयर इज़ नो कैश काउंटर। बिल्कुल नहीं। तो ऐसा कैसे पॉसिबिलिटी बना ली? बस वो बात यकीन की है ना, क्योंकि जो भी किसी का भी मिशन, किसी का भी ख्वाब जो है ना वो खुद पूरा नहीं कर सकता। वो जैसे मालिक कायनात जो है ना वही करता है। और देखिए जब सोच होनी चाहिए और यकीन पुख्ता होना चाहिए और यहाँ से होना चाहिए और वो फिर उसके बाद आप भूल जाएं। तो लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको नींद कैसे आती है कि 13-14 हज़ार एम्प्लॉई हैं और अरबों रुपए का बजट है। तो मेरा जवाब एक ही होता है कि मेरे घर वालों को मुझसे सिर्फ एक शिकायत है कि मैं बिस्तर पे लेटने से पहले सो चुका होता है। इतने सुकून की नींद आती है। मेरा पैसा नहीं है, मैं कर नहीं रहा, जो ज़ात करती है वो तो सोती है, तो उसके पास सिफर की हद है। उसने सिर्फ कहना कुन फयकुन और हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अमेरिका से एक टीम आई थी और नी रिप्लेसमेंट के हवाले से कुछ आप लोगों ने फैसिलिटीज़ दी हैं, तो उस हवाले से थोड़ा बताइए। देखिए बात यह है कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। बिल्कुल ऐसा। और एक उनके अंदर एक फीलिंग होती है कि जिस मुल्क ने उनको बनाया, जहाँ पर लेके गए, वहाँ उनका कर्ज है, उसके ऊपर कुछ करना चाहिए। और हर एक जब भी मैं जाता हूँ पाकिस्तानी वो कहते हैं कि जी आपको हमारी ज़रूरत हो, पैसा तो चले दे दिया लेकिन हम अपना ज़ाती भी कुछ अपनी जिस्म की ज़कात भी अदा करें। तो बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि हमारे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की टीम है ये कोई 7-8 साल से आ रही है और ये रोज़ हर साल बढ़ती जा रही है। तो अभी भी एक डेढ़ हफ्ता पहले आए थे और अपने साथ ये नी जॉइंट्स भी लेके आते हैं। अच्छा। वो भी ये मेरे ख्याल मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं और तकरीबन 350 के ऑपरेशन इन्होंने एक हफ्ते के अंदर किए थे हमारे कराची के अंदर, मुजफ्फरगढ़ के हॉस्पिटल में और लाहौर के हॉस्पिटल में। और ये आते हैं हर साल और ये बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह हमारी ENT की टीम आई थी, पेशो मैक्सिलरी सर्जन्स की, उन्होंने भी एक पूरा हफ्ता किया। हम सिर्फ खुद नहीं करते, हम दूसरे पूरे पाकिस्तान से लोगों को भी बुलाते हैं ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, लोग सीखें उसके अंदर। पहले कार्डियोलॉजिस्ट से शुरू किया था, वो लोग भी आते हैं, अपने स्टेंट साथ लेके आते हैं, पेसमेकर लाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है जो कि हमारे ख़र्चों को, अखराजात को, क्योंकि वो इक्विपमेंट आ गया, इन काइंड डोनेशन आ जाती है। तो इससे एक आपका जो है ना दुनिया में, अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉन्फ्रेंस में थी, वहाँ पर अलबरका फोरम होता है, मुझे वहाँ एज ए कीनोट स्पीकर बुलाया गया था क्योंकि वो ये मॉडल देखना चाहते हैं कि दुनिया में ऐसा मॉडल कोई है नहीं। ये पहला मॉडल है जहाँ पर कि मुकम्मल फ्री इलाज होता है और क्वालिटी का होता है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मेरे दिल में हमेशा से रहा है और एक कन्फ्यूजन सी रही है और बहस भी होती रही है इस हवाले से। वो ये कि रोज़ा तो फ़र्ज़ है, लेकिन वो कौन सी हालात हैं, कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिस पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, वो थोड़ा सा बयान कर दीजिए। फ़र्ज़ से मुराद ये कि रोज़ा तो हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है, लेकिन कुछ शराइत है जिसमें ये फरमाया गया है कि इन हालात में आप रोज़ा उसकी जो गिनती है वो बाद में पूरी फरमा लें। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स सफ़र में, तो सफ़र की हालत में फरमाया गया कि ठीक है आप रोज़े को जो रमज़ान में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप उस दौरान छोड़कर इसकी गिनती बाद में पूरी फरमाएं जब आपका सफ़र ख़त्म हो जाए। हाँ, छूट नहीं है, आपको मुकम्मल करना है, लाज़मी, ये फ़र्ज़ है ना। जैसे आपने फरमाया कि फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ तो सब पे है, करना तो है, छूट नहीं। जैसे नमाज है, चाहे आप सही हैं, सालिम हैं, चाहे आप कोई बीमार है,
आपकी नमाज जो आपको नहीं छोड़नी, इशारों तक के हुक्म है कि आप इशारे से नमाज पढ़ें, लेकिन रोज़े में एक सहूलत ये दी कि अगर आप बीमार हैं, आप अलालत में हैं, तो आप रोज़े की गिनती बाद में पूरी करें। एक तो सफ़र में, दूसरी बीमारी में, तीसरी अगर आप ऐसी जो है आप देखें कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और उसकी जिस्मानी ताकत इस काबिल नहीं है, तो वो क्या करे, उस दौरान वो उस रोज़े को तर्क करके बाद वो में भी समझे बीमारी के ज़ुमरे में ही आ तो जाएगा। याद रखिएगा ये दो सूरतें जो बड़ी अहम है कि एक बीमारी, दूसरा सफ़र। तो ये आप आम तौर पे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो कि हाथ में दर्द है, नाक में दर्द है और लोग फिर कहें मैं रोज़ा ही नहीं, और फिर सफ़र भी आप मिसाल तौर पे अब कराची से अगर कोई जहाज़ पे सफ़र कर रहा है, लाहौर जा रहे हैं, लाहौर से कराची आ रहा है, तो भाई 2-2.5 घंटे का सफ़र है, आराम से इसी में बैठे में, नहीं मैं तो सफ़र में हूँ, मैं कैसे रोज़ा रख लूँ, हीले बहाले ना हो। अब अल्लाह के अल्लाह देखें, ये रोज़ा ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाया अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। मिसाल के तौर पे आप हम सारे बैठे हुए हैं, लेकिन हमें किसी को नहीं पता कि अगर हम ये इफ्तार ट्रांसमिशन होते तो किसने रोज़ा रखा है, किसने नहीं रखा। बात ये कि ये अल्लाह ताला की वो मख्फी इबादत है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है, तो इसकी जज़ा और जो मामला अल्लाह ही देगा। तो कोशिश ये की जाए कि अल्लाह से इस मामले में हिले बहाने ना करें, बल्कि जिस तरह हक है वैसे ही रखा जाए। बात नहीं सी। अच्छा, ये भी बताइए कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो अल्लाह पाक फ़रिश्तों को क्या हुक्म देता है? सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात। देखिए, सबसे पहला तो हुक्म देखिए होता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों जन्नत के दरवाज़ों को खोल दो और जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दो। और जो शयातीन पूरे साल आपको वसवसे डालते हैं, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, तो वो शयातीन को कैद कर लिया जाता है ताकि ईमान वाला ईमान की हालत पाते हुए वसवसों से बचकर, आप देखें कि आज तरावी में लोगों की तादाद, फजर में तादाद क्यों ज़्यादा होती है? नफ्स तो आपके साथ है, लेकिन जो शैतान, जो इब्लीस, जो आपको तरह तरह से बहाने से आपको रोक रहा था नेकी करने से, वो आपके पास नहीं होता। इसी वजह से आप नेकी करें। फिर एक और बात जो समझाना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इस महीने की सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह ताला नेकियों में इजाफा फरमा देता है। कैसे? मिसाल तौर पर अगर आप नफिल पढ़ते हैं ना, नफिल नमाज या नफिल नेकियां, नफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर, सुन्नतों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर, और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। अब आप सोचिए कि अगर आप ये सोचिए कि अगर मुझे एक थोड़े से अमल से मुझे ज़्यादा अगर नेकियां मिल जाएं, या हम थोड़ा काम करते हैं और हमें उसकी उजरत ज़्यादा मिल जाए, तो क्यों ना इंसान करेगा। इसी तरह इस महीने में नेकियों में इजाफा होता चला जाता है। सारी बातें कि आप इसमें नेकियां कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सबकी यही कोशिश होती है कि रमज़ान में जितनी नेकियां समेट सके समेट लें। अच्छा यार, आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा वेंचर होता है रमज़ान में स्पेशली आपका जो आप नेकी की नीयत से करती हो? बिल्कुल, हमारा एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक जैसे ग्रुप था, उसके तवस्सुस से हम लोग ये करते हैं कि जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बच्चियां हैं, उनके लिए हम लोग डिफरेंट कोर्सेज़ का एहतमाम करते हैं। एक सिर्फ इंसानियत के नाम से हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, और उसको लीड कर रहे हैं सैयद शहरयार रसूल मिनहाजी साहब, और उनके साथ हम लोग फिर जो कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से, मैं जैसे वहाँ ट्रेनर हूँ, तो बच्चियों को डिफरेंट कोर्सेज जैसे मेहंदी का कोर्स हो गया, ब्यूटिशन का कोर्स हो गया, कुकिंग हो गई, पेस्ट्री शेफिंग हो गई, स्किल्स आप लोग सिखाते हैं। बेसिकली ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है, और इसी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की बिना पर वो जो बच्चियां बिल्कुल कहना चाहिए इस तरह से जिनका एक्सपोजर नहीं है, उनको एक्सपोजर भी मिलता है, वो अपने खुद के वेंचर स्टार्ट करती हैं। तो एक बहुत अच्छा, मैं बल्कि नाज़रीन से भी कहूँगी कि वो सिर्फ इंसानियत के पेश को जाके फॉलो भी करें और उसको सपोर्ट करें जितना हो सकता है, क्योंकि ये हमें इतना बाबरकत महीना मिला है, जिस तरह से आप नेकी कर सकते हैं उस तरह से कीजिए। और औरतों की तालीम तो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी कौम की तरक्की चाहते हैं तो उस कौम की औरतों को पढ़ाई ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर आपकी औरत पढ़ी लिखी नहीं होती तो आपके घर का पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। ऐसा है? ऐसा ही। अच्छा, आप PhD कर रही हैं। हमारे यहाँ PhD अगर कोई खातून करने लगे तो सबसे पहले तो उस पर टैग लगा देते हैं, ये पागल हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ सुनने को मिलता है? शुरुआत में तो एक स्पार्क आपको ख़ुद भी क्रिएट होता है कि PhD करने जा रहे हैं, फिर होता ये है कि गाहे बगाहे जब सिलसिला स्टार्ट होता है एक्चुअल में,
और जब आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ता है फिर आपको खुद भी एक टाइम पे लगता है कि सही कह रहे थे बाकी लोग, लेकिन मुझे लगता है एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है और पीएचडी तक जाना ये कहना चाहिए ख़वातीन में कंपैरेटिवली हम पाकिस्तान की अगर निस्बत देखें वो उसकी परसेंटेज काफ़ी हद तक कम है। और फिर जो सिनेरियो मेरे साथ क्रिएट हुआ मैं रिलेट करना चाहूँगी। जैसे मैंने काफ़ी ब्रेक्स में दिया, अभी भी मैंने उसको ब्रेक दिया हुआ है। अच्छा, तो उसकी रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि मेरी जो जॉब की सलाहियत है वो उसमें फील्ड एक्टिविटीज़ आपकी बहुत होती हैं। तो उसमें मुझे टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा कंसर्न आता है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है मैं उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करूँ। अच्छा, फैमिली की तरफ से तो कोई हर्डल्स? फैमिली की तरफ से मेरी अम्मा की ख्वाहिश थी कि मैं कंप्लीट करूँ। और इसको इंशाल्लाह आई एम होपिंग विद इन फ्यू इयर्स मैं जब नेक्स्ट टाइम आपके शो पे आऊँगी तो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका होगा। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारी सहरी ट्रांसमिशन अभी बाकी है। और सब अभी सहरी की तैयारी क्योंकि हम कर रहे थे किचन में, वो हो चुकी थी तो हमने कहा चलें जी गरम गरम खाना ही खा लिया जाए। तो कैसा लग रहा है आपको बना के हमारे लिए खाना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग खा के बताएं जी। किसको पसंद आए ये रोल स्पेशली सहरी में? तो मेरा खाना पूरा भरा हुआ था और ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हम सहरी में ये खाने वाले हैं और यही सबसे ज्यादा टेम्पटिंग लगा। डॉक्टर साहब आप बताइएगा ये हेल्दी था हमारे? हेल्दी तो नहीं था लेकिन कभी कभी जायज होता है। चलें जी, मुझे तो लग रहा है कि हमारे जो मुफ्ती साहब हैं, आप खाना खा चुके हैं? खा तो चुका हूँ लेकिन बस प्लेट थोड़ी और गुंजाइश है। अच्छा, ये होता है कि थोड़ी सी गुंजाइश रह जाती है आखिरी लम्हे तक, ऐसा होता है ना? अच्छा, ये होता है कि जब अजान होने वाली होती है उससे पहले पहले सब लोग जो है ना यहाँ तक पानी भर लेते हैं, तो ये करना ठीक है? अच्छा, एक बात बड़ी जहन में याद रखिएगा और ये मसला भी समझ लीजिएगा। बहुत से लोग समझते हैं कि अजान जब होगी तब वक्त ख़त्म होता है। ये बात याद रखिएगा, रोज़े का ताल्लुक जो है इंतहा सहर से है, यानी कि अजान ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त दे दी जाती है, बल्कि सहरी की जब दुआ जब इब्तिदा होती है तो इंतहा सहर को देखा जाता है कि आखिरी वक्त क्या है। मैंने यहाँ तक देखा है कि जो माएँ होती हैं, अभी फला मस्जिद की अजान हुई, अभी दूसरी मस्जिद की अजान हो रही, तुम खा लो कोई मसला नहीं। तो ये करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं, इससे रोज़ा ख़त्म हो जाता है, यानी रोज़ा होता ही नहीं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने रोज़ा रखना इंतहाई सहर के मुताबिक जो आखिर वक्त दिया जाए, ताकि जब आप काउंट करते हैं नंबर जो है कि भाई इंतहाई सहर ख़त्म हो रहा है, तो आपने उससे पहले नियत भी मान लेनी है और रोज़ा रख लेना है। तो बात ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई किसी की आंख ना खुली हो, इमरजेंसी में उठा हो, उसने बस एक गिलास पानी पीना और अजानें हो रही हो तो वो पी सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अजान का मतलब ही यही है कि आपने अब जो है खाना पीना ये तमाम चीज़ों को तर्क कर देना है, रोक देना है, बरादरी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए खदीजा कि अभी आप सालन खा रही हैं, वैसे आप नॉर्मली खाती हैं? लड़कियां सालन अवॉइड कर रही होती हैं। हाँ, वैसे मैं जो खाती हूँ ना वो मैं पराठा और अंडा खाती हूँ सहरी में। ये तो बहुत अच्छी कंप्लीट डाइट है, नहीं? पाकिस्तानियों का सिग्नेचर है। डॉक्टर साहब आप क्या खाते हैं सहरी? मैं तो बस सीरियल लेता हूँ। सीरियल्स लेते हैं? ओके, सीरियल में ऐड क्या क्या करते हैं? वो तलबीना बनाते हैं आप? नहीं, बस सिंपल सा। अच्छा, कहते हैं कि आप डेट्स भी अगर इंक्लूड कर लें सहरी, खाली अलग खा सकते हैं। आप क्या खाती हैं? पराठा, अंडा और चाय मस्ट है। चाय के बगैर मेरी सहरी मुकम्मल नहीं हो सकती। ये लड़कियां तो पराठे अंडे वाली आ गई, यहाँ तो ऑपोजिट चल रहा है कुछ हिसाब किताब। मर्द हजरात कहते हैं कि पराठे के बगैर हमारी सहरी नहीं होनी चाहिए। नहीं, आई थिंक कंप्लीट होनी चाहिए सहरी, ताकि पूरा दिन आपकी एनर्जी एक बूस्टेड रहे और साथ में काफ़ी काम भी होते हैं जो आपको साथ साथ करने होते हैं, तो इसलिए। अच्छा, एक और चीज़ है दही का इस्तेमाल अगर आप सहरी में कर लेंगे तो सारा दिन जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है वो थोड़ा सा हेल्दी रहेगा, गट आपकी ना। तो अक्सर लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर साहब आप बताइए कि सहरी में खा सकते हैं? गला वाला तो नहीं खराब? नहीं, दही बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है। आपको प्याज भी कम लगती है। अच्छा, प्याज अंडे से प्याज ज्यादा लगती है। अंडे से प्याज लगती है। अब आप लोग दही का इंतजाम कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, मुझे बताएं कि वैसे नॉर्मली आप घर में कुकिंग करती हैं? वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता घर में कुकिंग करने का। अच्छा। क्योंकि मेरी जॉब होती है रेस्टोरेंट में, तो उसमें ही मेरा सारा टाइम निकल जाता है। लेकिन मेरे घर वाले बहुत तरसे हुए हैं मेरे हाथ का खाने के लिए। जब भी मैं बनाती हूँ ना तो समझो सब जमा हो जाते हैं, इधर से बुला रही होती हैं, कभी किसी घर वालों को बुला रही होती है ना, तो इस तरह से होता है। तो जब दावतें होती हैं घर में तो आप ही बना रही होती हैं या मदर कर रही होती है? हाँ, मेरी भी एक दो डिशेस होती ज़रूर हैं। एक दो? टोटल दावत में डिशेस होती कितनी है आपके घर? नहीं, हमारे यहाँ तो होती हैं, अच्छी खासी होती हैं।
मतलब 5-6 तो होती ही होती हैं। भाई आप कब बुला रहे हैं दावत पे, ये तो आप से बता दीजिए। इंशाल्लाह जब आप बोलें। चलिए ठीक है, जैसे ही ये हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन खत्म होती है, ईद की दावत पहली आपके घर। बिल्कुल डन हो गया जी, डन ट्रांसमिशन में वादा कर दिया। अच्छा यार मुझे बताइए कि सहरी है, अफ्तारी है, तो पढ़ाई भी है, साथ में जॉब भी है, सोशल वर्क भी है, तो कैसे मैनेज होगा अभी रमज़ान? रमज़ान ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बताऊँ सबसे बेहतरीन जब टाइम एडजस्टेबल आप कर सकते हो वो रमज़ान में कर सकते हो। तो एक तो सोने का आपका रूटीन कम हो जाता है कंपैरेटिवली, एंड आई डोंट नो ये किस वजह से है, लेकिन नींद कम भी होती है, एनर्जी हमारी भरपूर रहती है। ये आई थिंक बेसिकली पूरा रमज़ान आपकी बरकतें और ये सारी आप डिफरेंट कामों में, नेक कामों में ज़्यादा अपना सर्व कर रहे होते हो। नमाज की पाबंदी के साथ एक अभी वो भी चल रहा था यहाँ पे सोशल मीडिया पे कि मगरिब का अब वक्त सबको बहुत अच्छे से पता होगा, जिनको जो नहीं भी पढ़ते ऑब्वियसली वो फिर मगरिब का वक्त, और ये इस तरह की बहुत बरकतें इस महीने में। अच्छा डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि अक्सर जो है ना सहरी में मुश्किलात का सामना होता है लोगों को खाने पीने के सिलसिले में ना, कि बहुत ज़्यादा खा लिया, तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं क्या इन दिनों में रमज़ान में, स्पेशली इमरजेंसी में, जिनके पेट ख़राब हुए हों अफ्तार और होता है लोगों का, होता है। हाँ बिल्कुल, ये है कि बस मेरे ख्याल में मुरगन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इसी में उसूलन तो वज़न कम होना चाहिए, वज़न बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, और अब तो दस्तरखानों का सिलसिला ऐसा चला है कि लोग तो एहतमाम करते हैं कि फ़लानी सहरी में जाया जाए, फ़लानी अफ्तारी में जाया जाए, क्योंकि उनका बड़ा बड़ा मेन्यू है। अब तो सहूर शुरू हो गया ना, बिल्कुल सहूर शुरू हो गया, सहूर की दावतें शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए बात ही कि रोज़ा जो है वो ये नहीं कि आप सहरी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी करो, सहरी में बरकत है। अब इससे मुराद ही कि आप इतना ना खा लें कि आपका हाजमा ही ख़राब हो जाए, आप सुन्नत रसूल पे अमल करें, ताकि जैसा भी बहन ने कहा ना कि आपकी एनर्जी लेवल जो है वो डाउन फॉल गया, यानी कि कमी ना है उसमें। फिर एक और बात जो समझानी चाहिए कि ये देखिए ये जो रोज़ा है ना, ये तरबियत कैसे करता है, 3 कैटेगरीज के रोज़ेदार होते हैं। अच्छा। एक तो वो होते हैं जो खाली भूखे प्यासे रहते हैं और नमाज जो की तलकीन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। दूसरे वो होते हैं जो नमाज रोज़ा भी करते हैं और भूखे प्यासे भी रहते हैं। तीसरे वो होते हैं जो कि भूख प्यास को भी बचाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और उन ख्यालात से जो गुनाह की तरफ जाते हैं उनसे भी बचते हैं। तो असल रोज़ेदार तो वही ज़्यादा परहेजगार वही, और वो सुपरलेटिव डिग्री सारी बिल्कुल बिल्कुल। हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, आप लोग कहीं मत जाइएगा जब तक हम अपनी सहरी मुकम्मल करते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए बाराने रहमत। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो रह गई थी आप सबको बतानी, वो है नेल्सन पेंट्स के हवाले से। रंग ज़िंदगी का नेल्सन पेंट की खुसूसियत, ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। यानी कि पेंट की भी बचत है और साथ साथ पैसों की भी बचत है। तो अब हम सिलसिला शुरू करते हैं बातचीत का मेहमानों से, क्योंकि मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सहरी हमने कर ली है। तो कैसा लगा मुझे सबसे पहले डॉक्टर साहब आप बताइए हमारे साथ सहरी करके आपको। बहुत अच्छा था। वैसे ही जब रमज़ान शुरू होता है और पहला दिन होता है और पहली सहरी मुझे मिलती है आप लोग हमेशा से, तो उस वक्त तो कैफियत बिल्कुल डिफरेंट होती है कि पहला दिन डिफरेंट, आहिस्ता आहिस्ता फिर रूटीन सेट हो जाता है माशाल्लाह। अच्छा तो ऐसा होता है कि जिस तरह आपने कहा था कि आप सीरियल्स खाते हैं सहरी में, अभी तो आपको सीरियल्स मिले नहीं, तो सारा दिन मूड तो नहीं ऑफ रहेगा? नहीं, मूड ऑफ तो नहीं रहेगा, लेकिन वो एक भारीपन तो रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि कि कमी रह गई। कमी तो नहीं, ज्यादती हो गई। अच्छा, क्योंकि मुरगन खा लिया। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह हिरा कह रही है कि चाय नहीं मिली तो एक कमी सी रह जाएगी, है ना? वैसे मैंने 2 कप चाय पी ली है। ओके। उस वक्त भी पिए और सहरी से पहले भी। तो यानी हो गया आज का कोटा पूरा हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि रमज़ान का महीना है, मरीज़ों की तादाद भी नॉर्मली रहती होगी जैसे आम दिनों में रहती है, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ ऐसे मरीज़ जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए हो, आप उनको प्रायोरिटी देके उनका काम या उनका इलाज पहले करते हो,
क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर तो बहुत लंबे लंबे क्यूज़ हैं, और ऐसा ही इंडस हॉस्पिटल के हवाले से भी अब कहा जा रहा है, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज किया जा रहा है? देखें, इमरजेंसी तो हमेशा इमरजेंसी का तो उसूल यही होता है कि आप उसकी ट्रियाज करते हैं, और ट्रियाज में जो होता है ना, हमारा जो मैनचेस्टर ट्रियाज जिसको कहते हैं, इसमें P1 P2 P3 P4 होता है। P1 P2 जो होता है जिनको फ़ौरन देखना चाहिए, P1 तो सीधा अंदर जाएगा, वो किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। जैसे चेस्ट पेन हो रहा है, उसको एक्सीडेंट का केस है, तो सीधा अंदर जाएगा, उसको पहले देख लिया जाएगा। फिर P2 ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा इंतज़ार करो। P3 P4 वो होते हैं जिनको एक्चुअली इमरजेंसी में आना नहीं चाहिए, वो बस अपने सारे काम करके उधर के, आपको पता है यहाँ पर लोग जो घरों पे आते हैं ख़ासतौर पर रातों को 10 बजे जाते, तब याद आता है कि वो बच्चे को कोई तबीयत ख़राब थी, खांसी थी कुछ एक हफ्ते से, तो चलो चले जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारे इमरजेंसी पे लोड भी पड़ता है, ज़्यादा रश भी बढ़ जाता है। तो इन सब लोगों को समझना चाहिए कि क्या इमरजेंसी है किस चीज़ की। अच्छा, कुछ बड़े बड़े ऑपरेशन तो उसके लिए फिर यही होता है कि हम इसको, उसमें प्रायोरिटी होती है नौइयत बीमारी के हिसाब से, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। ये तो इमरजेंसी केसेस के लिए जी। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऑपरेशंस होने होते हैं, उनकी भी डेट्स बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए एक डिले आता है। देखें, डेफिनेटली बात ये है ना कि जो अस्पताल, अब 3 करोड़ की आबादी कराची शहर की, उसके अंदर ऐसे 10 अस्पताल भी बने हैं तो तब भी जाके हालात पूरे नहीं हो सकेंगे। तो इतना लोड तो है। फिर जैसे मैंने कहा था, प्राइमरी केयर को ठीक करें। अगर हम प्राइमरी केयर को ठीक कर लेंगे तो फिर आपको जो है ना नौबत ही नहीं आएगी कि ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़े। तो अब हमारा फोकस ज़्यादा उसी तरीके पर है। असल में जो है ना, प्राइमरी केयर का असरात बाद में पता लगते हैं, सालों में पता लगता है कि इसका इम्पेक्ट क्या हुआ था। लेकिन बात यह है कि जब आज हम शुरू करेंगे तो कुछ साल आज के बाद, आज नहीं करेंगे 1 साल बाद करेंगे तो 1 साल हम और लेट हो गए। तो इसलिए उसके ऊपर, और फिर लोगों को भी समझना चाहिए और एजुकेशन भी देनी चाहिए लोगों को कि जी बचाव करो, एहतियात जो है ना इलाज से बेहतर है। और ये आज की बात नहीं है, सदियों की पुरानी बात है, उस पर अमल करना चाहिए। हमारे लोगों में अवेयरनेस की कमी है, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, स्पेशली वो लोग जिनके पास मीडियम है, टेलीविज़न है, हर एक के घर में मौजूद है, तो उसके ज़रिए जो है लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि आप पहले एहतियात कर लें, क्योंकि इलाज की सहूलियात उस हिसाब से जो है ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं है, तो इस तरह के मामलात हो सकते हैं, डिले आ सकता है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने परहेज़गारी के हवाले से शुरू में ये बात की थी, तो मैं चाह रही थी कि ये सवाल करूं कि परहेज़गारी का हुक्म देता है, दर्स देता है रोज़ाना रमज़ान, तो परहेज़गारी को इख्तियार कैसे किया जाए? बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले जान लीजिए तकवा या परहेज़गारी कहते किसे हैं। बात इतनी सी है, सादे अल्फाज में ये कहूँ, जहाँ अल्लाह चाहे बंदा वहाँ मौजूद हो, जहाँ अल्लाह ना चाहे बंदा वहाँ मौजूद ना हो, उसे कहते हैं परहेज़गारी। यानी आप ऐसे अमाल से बचें जो अल्लाह की नाराज़गी और अल्लाह ताला की खुशनुदी से हमें दूर कर दे, तो वो काम से बच जाएं और वो काम करना शुरू कर दें जिससे अल्लाह की मोहब्बत, मार्फत और खुशनुदी मिलना शुरू हो जाए। ये तकवा है। अब इसका एहतमाम कैसे किया जाए? याद रखिएगा, सबसे पहली चीज़ है नीयत, जो असल बात है। जैसे हम हर रोज़ जब सहरिया भी आज कर रहे हैं तो आज हम नियत करते हैं, वह बिसौम गदीर नवीज़ मिन शाहर रमज़ान, ज़बान से कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीयत इरादुल क़ल्ब, दिल से इरादे का नाम है। तो कोई भी अमल हो उसके लिए सबसे पहले आपकी इंटेंशन बहुत ज़रूरी है कि मैं ये करना चाहता हूँ। हाँ, अगर आप रोज़ा के किसी भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, मैं फिर आपसे कहूँ ये वो एक प्रॉपर इबादत है जो अल्लाह के लिए। और फिर इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन 3 शख्स आएंगे। एक वो जो बहुत बड़ा मुजाहिद होगा और शहादत मिली होगी, शहीद होगा। तो अल्लाह फरमाएगा तुमने जो शहादत यानी कि अल्लाह के राह में जो कुर्बानी दी, क्या मकसद था? उसने कहा कि मैंने अल्लाह तेरे राह में अपनी जान को कुर्बान किया। फरमाया मकसद क्या था? तो फरमाया कुर्बानी देनी। फरमाया नहीं, तुम ये चाहते थे कि लोग तुम्हें बहादुर कहें, तुम ये चाहते थे, तुम्हारी नीयत ये थी कि लोग मुझे जाने कि मैं कितना बहादुर हूँ कि मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो तुम्हारा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। मुराद ये कि एक शख्स ने अपनी जान को कुर्बानी की दे दी, लेकिन इंटेंशन, नीयत क्या थी कि लोग मुझे जाने और बहादुरी को समझें। तो अल्लाह ताला ने उसकी बहादुरी को एक तरफ कर दिया। फिर दूसरा शख्स आता है, वो कौन है? वो एक आलिम है, इल्म रखने वाला है, या जिसको शऊर है दीन का, या फिर इल्म पहुंचाने वाला है। तो उससे पूछा जाएगा तुम बताओ
कि तुमने इल्म क्यों अब लोगों तक पहुंचाया? तो फरमाया इसलिए कि लोग इल्म जाने, सीखें, समझे। फरमाया नहीं, तुम ये चाहते कि लोग तुम्हें बड़ा आलिम दीन कहें, लोग तुम्हारे इल्म की वाह वाह करें, तो कोई फ़ायदा नहीं। तीसरा आदमी के लिए फरमाया जो ज़कात देने वाला था और जो लोगों में खैरात करने वाला था, तो फरमाया तुम इसलिए करते थे कि लोग तुम्हें दिखावे कि लोग तुम्हें मालदार के सही करें। तो ये तीनों बातें पता लगी कि आप कर लें, लेकिन आमाल का सारा दारोमदार नियत पर है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो आप रोज़ा भी रखें, तकवा भी अख्तियार करें, पहले नियतों को साफ कीजिए और नियत बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। बहरान रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे फिर से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सिफारिश के लिए लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई हमारा इलाज सबसे पहले होना चाहिए? ज़रूर आते हैं, पाकिस्तान का कल्चर है। अच्छा, लेकिन तो आप कैसे डील करते हैं? बस अल्लाह मियां ने 2 कान दिए हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ज़बरदस्त बात कही है वैसे आपने ये। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है लोग नाराज़ हो गए हों? होते हैं, नाराज़ होते हैं, लेकिन बात यह है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें भी बात यह है कि अगर बिस्तर खाली नहीं है तो मैं एक बिस्तर पे 2 मरीज़ तो नहीं ले सकता। अगर आप कहते कोई बहुत वो करे तो मैं ये कहता हूँ कि आप कहें तो मैं उस मरीज़ को बाहर निकाल दूँ, आपका मरीज़ कहें नहीं ऐसा ना करें। तो बात तो यही है कि जब मरीज़ बिस्तर भरा हुआ तो वो हमारे बस में नहीं है ना। अगर खुदा ना खास्ता मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी और बिस्तर नहीं होगा तो उसमें मैं नहीं जा सकूँगा, और वो ज़्यादती भी हो जाएगी ना दूसरे मरीज़ के साथ। बात तो यही ना कि ज़्यादती की बात है। वो बात लोगों को समझना चाहिए कि जी हमें कोई शौक़ नहीं होता है कि बिस्तर को खाली रखें। बिल्कुल। हम तो भरे रखते हैं बिस्तर, और बिस्तर जैसे ही वो लाइन में लगे हुए होते हैं, जैसे बिस्तर खाली होता है दूसरा मरीज़, क्योंकि उसको अपॉइंटमेंट होता है, उसकी कल सर्जरी है, उसके लिए तो हमारे लिए तो बड़ा अहम होता है। और जितना मरीज़ जल्दी जाए वो उसकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा ये होता है कि हमारी एक वो भी होती है कि जितना मरीज़ को कम रखेंगे उतने उस बिस्तर पे ज़्यादा मरीज़ जाएंगे, तो हमारी वो प्रोडक्टिविटी जैसे ही ट्रीटमेंट होता होगा आप उन लोगों को डिस्चार्ज कर देते हैं। बहुत लोग कहते भी हैं कि जी 1 दिन और रख लें। भाई अच्छा। 1 दिन और रखने में हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन उसके लिए मुज़र है अस्पताल में। और क्योंकि हॉस्पिटल का माहौल होता है, मुख्तलिफ मरीज़ होते हैं, उसमें बहुत सारे जरासीम होते हैं। इन स्पाइट ऑफ आप सारी सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों की मजबूरी भी इस तरह से बन जाती है ना कि घर का माहौल उस तरह से नहीं मिलता उनको, वो निगहदाश्त नहीं मिलती, वो केयर नहीं मिलती। बात तो सही है, लेकिन हम कभी भी किसी को ऐसे नहीं भेजते कि उसको निगहदाश्त की ज़रूरत हो। जब इतना हो कि वो अब जाके जा सके, और उसके लिए बेहतर होता है। ये लोगों को समझना चाहिए। लोग देखें ना, कुछ ज़िम्मेदारी हमारे अपनी भी है, तो हम अपनी ज़िम्मेदारियों को दूसरों पर क्यों डाल दें। और समझे ये ना कि वो हमारे लिए एक मौका है, अच्छा मौका है कि हम खिदमत करेंगे, उसका अजर मिलना है हमको। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा हिरा, आप मुझे ये बताएं कि जो हमारी यंगस्टर्स हैं, लड़कियां स्पेशली, जो फूड ब्लॉगिंग और मेकअप रिव्यूज़ देती हैं, तो उनको कोई टिप देना चाहेंगी आप? सबसे मेजर टिप ये होगी कि ऑनेस्ट रिव्यूज़ का इंतखाब करें हमेशा, चाहे वो पेड प्रमोशन हो चाहे अनपेड हो, बिकॉज़ बहुत सारे लड़कियां भी लड़के भी हों या किसी के वेंचर्स हों, हर कोई आपको देख रहा होता है। पूरी यहाँ पे फैमिलीज़ आपको फॉलो कर रही होती हैं। आपके बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सिर्फ आपके हद तक नहीं है, ये आप कहते हैं स्प्रेड आउट करते हो, ये मल्टीप्लाई होती है। अगर किसी एक ने देखा, उसने आपका फेक रिव्यू देख के कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन हो गया, वो फिर आगे करते 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 एक बहुत आप डैमेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। और तो ऐसा हो गया है बहुत सारी लड़कियों को, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो इन्फ्लुएंसर्स ने उनको वो किया है, प्रमोट किया है, वो लगाने से उनको स्किन डिजीज़ हुई है, रिएक्शंस हुई हैं। और इसका कोई ऐसी पॉलिसी भी हमारे पास डेवलप नहीं है कि किस तरह कोई केस फाइल किया जा सकते या कोई ऐसे इदारों के पास जाया जा सके जो फर्दर जाके मॉनिटर करें। ये वाला मैकेनिज्म हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसको बहुत हद तक होना चाहिए। तो इन्फ्लुएंसर्स की कोई कम्युनिटी नहीं है ऐसी जो कि रजिस्टर अपने इन्फ्लुएंसर्स करें? क्योंकि आजकल तो हर इंसान इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा है, जो कुछ नहीं भी कर रहा वो एक चीज़ कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो किस तरीके से कर रहा है वो आपके चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। बेसिकली ना बहुत सारी एजेंसीज आपकी बनी हुई हैं। उन कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। ऐसा भी है, नाम बहुत बड़ा है लेकिन काम जो हो रहा है उसका फिर जो काम करने वाले हैं उन्हीं को पता है अंदर क्या हो रहा है। आई थिंक बेहतरीन अमल यही है कि जितना आप उसको अच्छे तरह से पॉजिटिवली स्प्रेड कर सकें, ताकि अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट करें खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी,
एक मौसर किरदार अदा करें इस पूरे माशरे में। अच्छा मुफ्ती साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि घर में तरावी का एहतमाम हम कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे अहम बात, तरावी जो है वो सुन्नत रसूल है, और हज़रत हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी खुलफा राशिदीन में हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 20 रकअतों का एहतमाम फरमाया। और ज़ाहिर सी बात है कि ये जो पढ़ना हमारी, अगर घर में भी हम एहतमाम करना चाहें तो सबसे अहम बात कि हमारे जो बच्चे हैं आप उनको ख़ास तौर पे हाफ़िज़ कुरान बनाएं, और अगर वो ये भी ना कर सकें तो सूरह तरावी जिसे आप कहते हैं कि आप 10-10 रकात में 10-10 सूरतें होती हैं, उनका एहतमाम करके आप तरावी का एहतमाम करें, इससे बरकत होती है। तरावी जो है कुरान को सुनना और समझना, ये बड़ी नेमत। हुज़ूर ने फरमाया अलिफ लाम मीम जिसने पढ़ा 10 नेकियां अलिफ पढ़ने पर, 10 नेकियां लाम पढ़ने पे, 10 नेकियां मीम पढ़ने पे। तो कुरान को सुनना भी सवाब है, समझना भी सवाब है, और तरावी में एहतमाम करना सवाब है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आखिर में एक डॉक्टर साहब कोई पैगाम अगर आप देना चाहें जल्दी से। एक तो ये कि रमज़ान के हिसाब से एक मुरगन खाने पे ना खाएं। अच्छा। और दूसरा ये है कि जो हमारा काम बढ़ता जा रहा है तो हमारे अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं, और ये वक्त की बात है। जो लम्हा हो उस वक्त कर ले, चाहे इबादत हो, चाहे सदका देना हो, चाहे ज़कात देना हो, कल के लम्हे का पता नहीं। और जब आप बंद हो गई ना, उसके बाद इंसान ये कहेगा कि बस मुझे थोड़ा सा और मौका दे दे, मैं लोगों की खिदमत कर दूं। वो कहेंगे जी अब वक्त ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, और लोग जमा करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जी बिल्कुल। मैं अभी बता रहा हूँ कि हमारे एक साहब ने, किसी ने हमको एक हॉस्पिटल के लिए जगह, एक क्लिनिक के लिए लिया में दी। और ये सितंबर में उन्होंने वादा किया, फिर उनके साथ सब कुछ हो गया, उसमें काम भी शुरू हो गया था। पिछले हफ्ते में यूके गया हुआ था, उनकी फैमिली वहाँ पर होती है, वो सऊदी अरब में थे। तो 2-4 दिन के बाद मुझे पता लगा कि उनका इंतकाल हो गया। 52 साल के उम्र। और फिर उनके जो भाई थे उन्होंने इसको एग्जीक्यूट कराना था, और उस पर काम शुरू हो गया था। तो जी 1 हफ्ते के बाद इत्तला आई कि उनका भी इंतकाल है। वो 2 साल बड़े थे, लेकिन बात यह है कि वो एक सदका जारिया अपने लिए कर गए। वो अभी जब तक भी आज से शुरू हो चुका, उस वक्त उसके ऊपर अजर शुरू हो गया। वो कहते हैं ये वक्त की बात है, जो वक्त लम्हा हो उस पर अमल कर दो, क्या पता कि अगला लम्हा ना मिले, कल हो ना हो। बेशक बेशक। अच्छा हिरा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक जैसे आप लोगों का ये शो का नाम भी है पाराने रहमत, तो रहमतों का महीना है। एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव अप्रोच के साथ लेके चला जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर कोई इख्तलाफात हैं दिल में तो उनको भुला के एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और आई थिंक एक पॉजिटिव एनर्जी खुद भी फ्लोट करें, दूसरों को भी उसकी आगाही दें, और एक अच्छी एनर्जी के साथ आप इस पूरे महीने को भी गुजारें, बल्कि पूरी ज़िंदगी को भी गुजारें। थैंक यू सो मच। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। मुफ्ती साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने इतने सवालों के हमारे जवाब दिए। ये थी हमारी आज की सहरी ट्रांसमिशन। मेरा और आपका साथ रहेगा सहरी की पुरनूर सातों में रोज़ाना। तो देखते रहिए बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।